डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर पे बात करेंगे और वो थर्ड लेक्चर है अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तीसरा लेक्चर है, इसलिए मैंने यहाँ पे L3 लिख दिया है। तो इसमें हम लोग को आज का लेक्चर करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके बाद हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये दो टॉपिक का प्रयास होगा कि इस लेक्चर में दो टॉपिक को सॉल्व किया जाए। तो पहला टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रेट फैक्टर को वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग एक बात करेंगे, एक टक्कर का सिद्धांत है, कोलिजन थ्योरी है। वेग को प्रभावित करने का मतलब बेटे कि एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब इस प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाना है, मींस अगर प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा हो रही है, प्रोडक्ट निर्माण दर बढ़ रहा है, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा है। और अगर इस प्रोडक्ट निर्माण दर कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अपक्रिया की जो दर है वो घट रही है, वो पीछे की ओर आ रही है, बैकवर्ड आ रही है, रिएक्टेंट की ओर आ रही है। तो हमें देखना है कि इस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना है, मतलब अपक्रिया की दर को बढ़ानी है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस अपक्रिया की दर को प्रभावित करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर करना है। तो इससे पहले आप लोग एक सीख जानिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोडक्ट का जो निर्माण होना है, वो प्रोडक्ट का निर्माण होना कोलिजन थ्योरी पर डिपेंड करती है। अच्छा, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कोलाइज टू ईच अदर, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड्स करते हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके टकराने से चेंज इनटू इट्स एनर्जी, इनकी एनर्जी चेंजिंग होती है, इनकी एनर्जी में परिवर्तन होता है, इनकी ऊर्जा में कमी आती है, और देन दे फॉर्म इस प्रोडक्ट। तो जिस कोलिजन के थ्रू, जिस टक्कर के थ्रू होने से प्रोडक्ट बन जाता है, उस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मतलब दोज कोलिजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो यहां पे ध्यान देंगे, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह हुआ कि वो टक्कर जो प्रोडक्ट बना रही हो, इसका मतलब सभी टक्कर प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करते हैं। तो यहां पे देखना है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टक्कर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए सारी बातें उस कोलिजन पर ही शुरू होगी, सारी बातों को हम कोलिजन से लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कोलिजन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने पर निर्भर करता है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं देन फॉर्म ए प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट इस टॉपिक पे देखेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सम चीफ फैक्टर, कुछ चीफ फैक्टर हैं, कुछ मेन कारक हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। वो पहला कारक है, ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ध्यान से भी लोग देखिएगा और नोट भी करिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहला ये फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है ये भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा, और ये दूसरा क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम में रिएक्शंस हो रहा है
उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, तो यहां पे देखेंगे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और फोर्थ है वो है कैटालिस्ट। तो ये जो चार फैक्टर हैं, ये चार ऐसे चीफ फैक्टर हैं विच आर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये किस तरीके से उस रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे उसको जरा देखिएगा। यहां पे पहला पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, पहला पॉइंट नोट किया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नेचर है वो कैसे अफेक्ट करेगा इसको देखेंगे। देखो इसके दो टॉपिक्स मैं ले रहा हूं। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से मैंने दो टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। पहला टॉपिक क्या है, साइज ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और दूसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया बेटे स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये दो पॉइंट है। एक तो पहला है साइज, आकार। अभिकारक अणुओं का आकार अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अभिकारक अणुओं की अवस्था अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है। कैसे करेगा आप गेस लगाएंगे सभी लोग, देखेंगे साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मींस अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी है, साइज कम है, इट मींस इट इज इजिली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। और अगर साइज बड़ी होगी तो वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ठीक है ना। अगर साइज कम है, आकार छोटा है, तो जिन रिएक्टेंट अणुओं का आकार छोटा होता है वो आसानी से प्रोडक्ट बनाते हैं। जिन अणुओं का आकार बड़ा होता है वो उनकी अभिक्रिया की दर धीमी होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। हाँ, दूसरा स्टेट, अवस्था। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में है, तो सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अधिक होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। मींस जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा, उनकी अपक्रिया की दर कम होती है। तो ये दो। दूसरा पॉइंट बेटे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सांद्रता। अभिकारक अणुओं की सांद्रता, हिंदी में क्या कहेंगे, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। तो क्या अभिकारक अणुओं की सांद्रता अपक्रिया की दर को प्रभावित करती है? तो एस। अगर सांद्रता ज्यादा होगी मतलब रिएक्टेंट अणुओं की संख्या, मात्रा, तो यदि अभिकारक अणुओं की मात्रा ज्यादा होगी तो अणु आपस में टकराएंगे ज्यादा, और जब टक्करें ज्यादा होंगी तो उत्पाद का निर्माण भी ज्यादा होगा। मींस अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी। मींस आपने क्या सीखा, सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता अधिक तो दर भी क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सांद्रता अधिक होने पर टक्करों की संख्या बढ़ेगी, अणु आपस में ज्यादा से ज्यादा अणु आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो concentration of the reactant molecules also affect the rate of reaction. If the concentration of the reactant molecules increase, the rate of reaction is increase. तो नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है? तो यस, टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। रिएक्शंस को टेम्परेचर अफेक्ट करता है, और कैसे करता है उसको देखिए।
जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स है, ए है, बी है, सी है, दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और बेटे जब हम और इस सिस्टम को का टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटे, ध्यान से देखना, जब हम सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस ए की जो एनर्जी होगी, ए की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। मींस जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये सब आपस में क्या होंगे, ये सब आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद दे आर फॉर्म टू प्रोडक्ट। तो सो आप लिखेंगे कि टेम्परेचर भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस का हो जाए, मीन्स किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो अभिक्रिया की दर होगी, ध्यान से देखिएगा, जो अभिक्रिया की दर होगी वो 2 गुना बढ़ जाती है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो ये क्या देखा कि 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज इन 2 टाइम। तो 2 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसके नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, लेक्चर सुनेंगे और फिर खुद लिखेंगे। हाँ, लास्ट पॉइंट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। तो क्या उत्प्रेरक भी किसी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है? तो यस, कैटालिस्ट भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। तो बात करेंगे व्हाट इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो होगा, उत्प्रेरक वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। मतलब इनका जो नेचर है वो दोनों साइड, पॉजिटिव नेचर भी है और नेगेटिव नेचर भी है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट इज दो सबस्टेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो कैटालिस्ट क्या होंगे? जो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देंगे उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब हुआ धनात्मक उत्प्रेरक, और जो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा देते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट is those substance which increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. Catalyst also affect the rate of reaction. Those catalyst which increase the rate of reaction called positive catalyst, and those catalyst which decrease the rate of reaction called negative catalyst. ऐसे कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शंस को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो सो ये 4 फिगर है, 4 चीफ फैक्टर है विच आर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड कैटालिस्ट। तो इसकी नोट्स आप लोग सेल्फ बनाएंगे, चलेंगे, इसको नोट करेंगे। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना बेटे वेग कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। हम लोग कैसे निकालेंगे वेग स्थिरांक और किसके नियम पर आधारित है, एक्टिव मास क्या होता है, इन सब को सीखना है। और इन सब को सीखने के लिए आप जल्दी से इसको नोट करिए और फिर शुरू करते हैं। तो देखेंगे अब हम लोग को पढ़ना है वेग स्थिरांक के बारे में, वेग नियम और वेग स्थिरांक।
ये 2 टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। देखो ये पढ़ाना है और हम इसको कैसे निकालेंगे, कहां से लाएंगे, ये हम लोग देखेंगे। यहां पे हम लोग को पढ़ना है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो इस 2 टॉपिक को हम लोग को सॉल्व करना है, वेग नियम और वेग स्थिरांक। हिंदी में लिखेंगे तो रेट लॉ का मतलब हो जाता है वेग नियम और वेग स्थिरांक। तो चलेंगे, टॉपिक को शुरू करते हैं। रेट लॉ या रेट दोनों सेम है, दोनों एक ही में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। पहले आप लोग जानिए कि हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो कोई इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो थोड़ा याद करिएगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो ये जो वेग नियम है, रेट कांस्टेंट है, ये इसी लॉ ऑफ मास एक्शन पर है। कहने का मतलब ये है कि जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन पता है वो रेट नियम और रेट कांस्टेंट को क्लियर कर देगा। तो आइए देख लेते जल्दी से द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता क्या है। तो ध्यान देंगे, गुल्डबर्ग और बागे ने इस रूल्स को दिया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को गुल्डबर्ग और बागे ने दिया था। और ये नियम क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है। ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ताप कोई फिक्स टेम्परेचर रखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर इज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर टेम्परेचर अफेक्ट करता है तो इसलिए हम जो रखेंगे रेट वो फिक्स टेम्परेचर रखेंगे। तो एक निश्चित ताप पर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये रूल है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। The rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant molecules। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या है, according this rule, the rate of reaction is directly proportional to एक्टिव मास। देखेंगे यहां पे मैंने लिखा है एक्टिव मास, और एक्टिव मास ना पता हो, एक्टिव मास क्या किसे कहते हैं, तो एक्टिव मास का मतलब होता है बेटा मोलर कंसंट्रेशन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके, reactant molecules। तो दिस रूल इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मींस अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के
समानुपाती होता है। ये किसका रूल है? ये गुल्डबर्ग और बागे का रूल है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से जानते हैं। तो एक्टिव मास किसे कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या हम लोगों ने सीखा? सक्रिय द्रव्यमान का मतलब सीखा मोलर सांद्रता। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब हुआ, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान तुम हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सक्रिय द्रव्यमान अंग्रेजी में बेटा क्या कहेंगे, इंग्लिश में ध्यान देंगे, एक्टिव मास इक्वल टू मोलर सांद्रता। अच्छा, तो मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मोलरता निकाल देते हैं। और मोलरता हम लोगों ने पढ़ा है मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल अपॉन आयतन। मोलों की संख्या बटे आयतन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? एक्टिव मास निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बटे आयतन। और ये आयतन किस में लेना हम लोग को? लीटर में लेना है। अच्छा, मोलों की संख्या अगर न दी गई हो तो कैसे निकाल लेंगे? तो हम ऐसे भी लिख सकते हो तुम, पदार्थ का भार बटे क्या चीज? अणु भार इंटू वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, आयतन। और आयतन बेटा किस में रखना? लीटर में रखना। तो इस तरीके से हम लोग सक्रिय द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्टिव मास क्या है? और बेटे ध्यान रखना है, एक्टिव मास को हमेशा हम लोग वही सांद्रता हम लोग पढ़कर आए हैं कि हम लोग ऐसे ही बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे ध्यान देंगे, A is reactant molecules which are convert into the product। तो क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, अपक्रिया की दर। क्या कह रहा है? अपक्रिया की दर अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अपक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक अणु। और अभिकारक अणु क्या बेटा? A है। A का सक्रिय द्रव्यमान, और इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने बड़ा ब्रेकेट लगा दिया, तो ये होगा A का सक्रिय द्रव्यमान या A की मोलर सांद्रता। तो नोट करेंगे इसको, और इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे सिर्फ मोलर सांद्रता पर, और इसके बाद हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे वेग नियम और वेग स्थिरांक पर। तो देखेंगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को 2 लीटर के फ्लास्क में रखा गया है। हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका हमें बताना क्या है? सक्रिय द्रव्यमान बताना है, या इसी को कह देते हैं मोलर सांद्रता। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि सक्रिय, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे सारी बातें देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है 4 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स क्या हुआ कि हाइड्रोजन H2 का भार बराबर कितना है? 4 ग्राम है। फिर देखेंगे आयतन कह रहा है फ्लास्क जो है वो 2 लीटर का है, और हमें पता है H2 का भार हो गया, H2 का निकालेंगे हम क्या? अणु भार। तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है? 2 होता है।
अब हम क्या क्या करेंगे, H2 है तो 1 होगा तो 2 का 2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सक्रिय द्रव्यमान। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार गुणे आयतन। तो इस तरीके से होता है सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार गुणे आयतन। तो हमें निकालना है H2 का सक्रिय द्रव्यमान। ये देखिए मैंने ऐसे इसको लिख दिया, H2 की मोलर सांद्रता बराबर पदार्थ का भार, और पदार्थ में H2 का भार कितना है 4 ग्राम बटे अणुभार कितना है 2 है, गुणे आयतन कितना है 2 है, तो कट गया, कितना आया 1 आया। तो इसकी मोलर सांद्रता कितनी आई 1 आया। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। तो हम इस तरीके से मोलर सांद्रता को या सक्रिय द्रव्यमान को निकाल लेते हैं। अब हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वेग नियम और वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग जल्दी से लगाएंगे और इसके बाद वेग नियम और वेग स्थिरांक पे चर्चा करते हैं। तो देखेंगे हम लोग को पढ़ना है वेग नियम और वेग स्थिरांक के बारे में। वेग नियम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बिल्कुल आसान है। बिल्कुल देखेंगे वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा आप सभी लोग, वेग नियम और वेग स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं रेट लॉ एंड रेट लॉ कांस्टेंट। तो कैसे निकाला, बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़े हैं। सपोज करते हैं A is a reactant molecules which are convert into the product। बिल्कुल आसान है। A is reactant molecules which are convert into the product। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़े हम लोग। तो यहां लिख दो लॉ ऑफ मॉस एक्शन से बाई लॉ ऑफ मॉस एक्शन। लॉ ऑफ मॉस एक्शन क्या कहता है, कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अपक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता के। तो अभिकारक अणु तुम्हारा क्या है, A है, और A की मोलर सांद्रता, और इसका दूसरा नाम क्या है वो आप खुद बताएंगे। तो लॉ ऑफ मॉस एक्शन क्या कहता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अपक्रिया की दर समानुपाती होता है अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता के। तो अभिकारक अणु A था तो A की मोलर सांद्रता। चलो अच्छा, हम लोग जानते बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस को फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शंस बराबर क्या होता है dx/dt। मींस जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर dx/dt। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन था वहां हमने क्या लिख दिया, dx/dt प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A या रिएक्टेंट की मोलर सांद्रता अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाओ। जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट डिजिट लेते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस तरीके से बेटे हमें ये वैल्यूज मिल जाती है, और हमें ये जो वैल्यू मिली है इसमें क्या K क्या है, K है बेटा वेग स्थिरांक, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यही क्या है वेग स्थिरांक। और बेटे
ये वेग स्थिरांक है और ये जो नियम है इसी नियम को हम क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो k है वो क्या है, वो वेग स्थिरांक है और a रिएक्टेंट का एक्टिव मास है, सक्रिय द्रव्यमान है या मोलर सांद्रता है। तो अब आगे देखेंगे, मैंने माना या इफ यदि A का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो, 1 हो, तो वैल्यू पुट करिए 1, तो क्या निकला dx/dt बराबर k। k क्या है, वेग स्थिरांक है, किसके बराबर है, अपक्रिया की दर के बराबर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक के बारे में लिखिए, तो आप बता सकते हैं कि वेग स्थिरांक क्या है। जरा देखेंगे, हम लिख रहे हैं वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, यदि अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान 1 हो, यानी अभिकारक की मोलर सांद्रता 1 हो, तो वेग स्थिरांक अपक्रिया की दर के बराबर होता है। यदि अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान 1 हो तो वेग स्थिरांक अपक्रिया के दर के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग वेग स्थिरांक की वैल्यू को प्राप्त करते हैं, फाउंड करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, इसी नियम को हम लोग वेग नियम कह देते हैं। अपक्रिया की दर अभिकारक की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, इसी नियम को हम लोग वेग नियम भी कह देते हैं। तो इस तरीके से हम वेग नियम और वेग स्थिरांक को सीखे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और आर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज के लेक्चर यहीं तक रहेगी। और यदि आपको मेरे टॉपिक समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस टॉपिक का, इस लेक्चर का फ़ायदा मिल सके।